नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विधान और संविधान की इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैंने कुछ माह पहले एक कड़ी शुरू की थी, उसमें कुछ एपिसोड्स बनाए थे, जैसे सर्कुलर किसको कहते हैं, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्या है, सस्पेंशन आदि के सिद्धांत। आज मैं आपसे बात करूंगा पुराने वाले सीआरपीसी सेक्शन 144 जो अब बीएनएसएस रक्षा संहिता की धारा 163 में आई है। दोनों के लैंग्वेज, दोनों के शब्द, वर्बेटम, फिलॉसफी बिल्कुल सेम है, वर्बेटम सेम है। ये एपिसोड में मुख्य रूप से डीएम्स, एसडीएम्स, एडीएम्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए बना रहा हूं। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव कोर्ट में लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं, उनके उद्देश्य से बना रहा हूं। साथ ही साथ ये आम जन भी समझें कि अगर उनके ज़मीन पर या उन पर धारा 144 अभी भी बहुत बोलचाल की भाषा में वही हम लोग बोलते हैं, तो धारा 44 मतलब धारा 163 लगा है, तो इसका क्या मतलब है। तो इस पूरे विषय पर आज हम लोग बात करते हैं। मेरा उद्देश्य थ्री प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी, थ्री प्रॉन्ग्ड ऑब्जेक्टिव है। पहला कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 20 में और बीएनएसएस की धारा 14 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। कोई भी अधिकारी जिसको कानून के तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसका दो इंग्रेडिएंट होता है। पहला, उसका जुरिस्डिक्शन ये निर्धारित किया जाता है, और दूसरा, उसको उस एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाता है। इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम, एडीएम, एसडीएम की जब पोस्टिंग होती है तो उसको लिखा जाता है कि इनको बीएनएसएस की धारा 14 के अंतर्गत नियुक्त करते हुए फलाने अनुमंडल, फलाने जिले के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाती है। तो ये दो शब्द याद रखिएगा। आप देखिएगा कि इस राज्य में या अन्य राज्य में भी ड्रग इंस्पेक्टर्स नियुक्त होते हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 20 के तहत नियुक्त किया जाता है। इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर्स के भी अधिसूचना में लिखा जाता है कि इनको इस एरिया के लिए इस एक्ट के तहत, इस धारा के तहत नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मधुबनी में ड्रग इंस्पेक्टर हुआ है, तो उसको लिखा जाएगा कि श्री फलाना फलाना को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1946 की धारा 20 के तहत झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लिए औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ है जिसको समझना है। तो जब हम धारा 163 बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि पुराने वाले धारा 144 की बात हो रही है। तो आइए हम इस पर आज बात करते हैं। ये जो कानून है सीआरपीसी, वो सबसे पहले वो आया था 1898। सीआरपीसी अमेंड होकर के आया था। हम यहीं से बात शुरू करते हैं, उसके पहले नहीं जाते। इसमें भी सेक्शन 144 ही था। मतलब ये एक डाइकोटोमी है, समझिए। अच्छा होता कि सरकार बीएनएसएस में भी धाराएं वही रखती तो अच्छा रहता। उसके चलते बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। आप सोच करके देखिए कि पाकिस्तान में भी जो इससे संबंधित कानून है, उसमें प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, निषेधाज्ञा के लिए वहाँ भी धारा 144 ही लगता है। बहरहाल वो अलग बात है। तो ये सीआरपीसी 1898 में धारा 144, अंग्रेज को ये धारा क्यों लगानी पड़ी, इसमें क्यों लाना पड़ा, इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला, 1857 में जो हमारे यहाँ सिपाही विद्रोह या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आप जो भी कह लीजिए, जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे कानून बनाए गए थे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। तो इसमें जो उपद्रव हुआ था, इसमें जो घटनाएं हुई थी, उसको रोकने के लिए 144 लाया गया था 1898।
क्योंकि इस सेक्शन के तहत पुलिस को या मजिस्ट्रेट को, उस वक़्त मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत ही बहुत सारे अभी जो सिविल कोर्ट को पावर है सीजीएम वगैरह को, डिस्ट्रिक्ट जज को, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हुआ करता था। दूसरा, ये अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी खतरे की घंटी उनको सुनाई पड़े उसको पहले ही गिरफ्तार कर लीजिए, तो ये उद्देश्य था अंग्रेज़ों का। और उस वक़्त जो अंग्रेज़ थे ये धारा 144 जो लाया था तो आपके अधिकार के लिए नहीं लाया था, इंडियंस के राइट्स के लिए नहीं लाया था, वो अपने पावर्स के लिए लाया था। ये 3 उद्देश्य थे उस वक़्त। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये धारा 144 और अभी बीएनएसएस का धारा 163 की कहानी क्या है इसको पहले आप समझ लीजिए। एक और दिलचस्प घटना आपको बताते हैं। 1968 याद रखिएगा, मधु लिमये साहब एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, मंत्री वगैरह भी रहे जनता पार्टी की सरकार में, समाजवादी नेता थे और ट्रेड यूनियन के भी ये नेता थे। 1968 में लखीसराय स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ये उतरते हैं। इनका कुछ कार्यक्रम था रेलवे वगैरह के स्ट्राइक से संबंधित, तो वहाँ इनको भाषण देना था। उस वक्त लखीसराय मुंगेर सब डिवीज़न में था। आपको मालूम है कि लखीसराय बाद में जिला बना सब डिवीज़न, तो ये मुंगेर सब डिवीज़न में था, यानी यहाँ एसडीएम बैठते थे। तो धारा 144 लगा दिया गया और मधु लिमये साहब को रेलवे स्टेशन लखीसराय में ही 1968 को गिरफ्तार कर लिया गया। 1968 मतलब वो सीआरपीसी 1898 वाला है। मधु लिमये साहब ने एक हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, तब तक संविधान लागू हो चुका था, आपको पता 1950 में संविधान लागू हो गया, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को इन्होंने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उसी पत्र को रीट एप्लीकेशन मान लिया गया और ये कार्रवाई शुरू हो गई। पटना हाई कोर्ट ने एसडीएम मुंगेर द्वारा लगाए गए धारा 144 और उसके तहत इनको किए गए गिरफ्तारी को जायज़ ठहरा दिया। तो उसके बाद यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गया तो ये बहुत फेमस केस है, इसलिए इसको समझना चाहिए। सभी डीएम, एडीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वकील लोगों को ये समझना चाहिए ये क्या हुआ था। तो मधु लिमये वर्सेज एसडीएम मुंगेर 1971 ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसमें मुख्य रूप से 3-4 चीज़ पर बहस हुई। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने एसडीएम मुंगेर के आदेश को अपहेल्ड किया, यानी उसको निरस्त नहीं किया, लेकिन उसमें जिन चीज़ों पर बहस हुई उन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। इसको समझिए, किन किन चीज़ों पर बहस हुई। उस रीट एप्लीकेशन में सबसे पहले चैलेंज किया गया, नंबर 1, कि साहब इस धारा 144 सीआरपीसी के तहत आर्टिकल 19A, B और C ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी संविधान ऑफ इंडिया का वायलेशन होता है। क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यही एक शब्द आपको बताते चले, एक शब्द है जिसको जानना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रेफर्ड पोजीशन। इसको बोलते हैं प्रेफर्ड पोजीशन। इसको बोलते हैं प्रेफर्ड पोजीशन। प्रेफर्ड पोजीशन का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स में भी फ्रीडम ऑफ, इसको जानना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको फंडामेंटल राइट्स में भी सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, प्रेफर्ड पोजीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहा यह गया कि साहब ये इस पर्टिकुलर केस में मधुलिम वर्सेज एसडीएम मुंगेर एंड स्टेट ऑफ बिहार अदर्स में कहा कि क्या ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। दूसरा चीज था कि वही डॉक्ट्रिन ऑफ, जिसकी चर्चा भी मैंने की, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेफर्ड पोजीशन को फिर से रीस्टैब्लिश करे सुप्रीम कोर्ट कि ये अधिकार सर्वोपरि हैं। तीसरी चीज, ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर वर्सेज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको जब भी धारा 144 यानी अब धारा 163 प्रोमलगेट करेगा एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम या स्टेट गवर्नमेंट भी एज द केस में भी, तो उसमें लिखता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो इस रिट पिटीशन में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बताए, इस पर विचार करे, क्वेश्चन इन्वॉल्व हुआ उसमें कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये क्या है। इसके अलावा चौथी चीज कहा गया कि ये ऑर्डर जो पास किया जाता है 144 में यानी अभी के 163 में, ये महज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, इट इज नॉट मेयरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्योंकि इस आदेश से देश के नागरिकों के इस फंडामेंटल राइट्स को कन्फाइन किया जाता है, उस पर इन्फ्रिंजमेंट होता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगता है। इसीलिए ये मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है और इसका जुडिशियल स्क्रूटनी होना चाहिए, जुडिशियल स्क्रूटनी होना चाहिए। अभी देखते हैं ना आजकल के कलेक्टर का जो हालत है, एसडीओ लोगों का, मतलब कई बार यह आश्चर्य लगता है कि ये धारा 163 या पहले 144 में जो ऑर्डर पास करता था, लगता है था कोई पत्र लिख रहा है। दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सिंपली। Why? Because it involves the curtailment of fundamental rights, especially Article 19A and B, that is freedom of speech and expression, which is regarded as a preferred position right. पांचवी चीज, इसमें ये इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ कि साहब इसको हमेशा ग्रेव इमरजेंसी में लगाना चाहिए और ये इन प्रिंसिपल्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी कलेक्टर यानी डीएम, कलेक्टर कहना गलत होगा क्योंकि रेवेन्यू लॉ में जब वो काम करता है कलेक्टर होता है, मैंने कई बार बताया है। तो जब डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एडीएम लोग ये ऑर्डर पास करते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा जब वो मामला हाईकोर्ट वगैरह में जाएगा तो आपको कठिनाई होगी। तो ये ग्रेव इमरजेंसी के तहत ही लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मन किया तुरंत लगा दिए। सो ग्रेव इमरजेंसी में लगाना चाहिए। कहता है कि इसमें एक और दो चीज याद रखिए, ये चार चीज मैंने पांच चीज मैंने बताया। छठी चीज कहता है कि बीएनएसएस में या सीआरपीसी में अन्य बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे सीआरपीसी में 107 ऑनवर्ड्स था, 107, 108, 109 से लेके 132 तक, 124 तक। उसी तरीके से अभी धारा 126 है करस्पॉन्डिंग, यानी जो 107 जिसको हम लोग बोलते थे सीआरपीसी में, वो 126 हो गया। तो कहता है कि अन्य प्रिवेंटिव मेजर्स जब फेल कर जाएं, आपको लगे कि नहीं ये प्रिवेंटिव मेजर्स धारा 127 वगैरह के तहत या जो पुराना सीआरपीसी में 145 था, इसमें 164 हो गया बीएनएसएस, ये सब फेल कर जाए तभी 163 बीएनएसएस का प्रयोग किया जाना चाहिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या गया कि अन्य सभी प्रिवेंटिव मेजर्स फेल कर जाएं तब धारा 144 लगे। सुप्रीम कोर्ट इसको भी क्लियर कट कहे। और सातवां और अंतिम चीज
कि जब इसके तहत कोई ऑर्डर पास करता है, डीएम, एसडीएम, एडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एज द केस में भी, तो इसको दिमाग में रखें कि आप रेगुलेशन करें, यानी रेगुलेशन वर्सेस रिस्ट्रिक्शन। आपका आदेश जो है वह रेगुलेटरी नेचर का होना चाहिए, यानी कि एकदम रिस्ट्रिक्ट, साहब बंद हो जाए, खत्म, कोई नहीं निकलेगा। आपको बताते चलें कि कर्फ्यू जो होता है वो कर्फ्यू कोई अलग चीज नहीं होता है। कर्फ्यू उसी धारा 144 का एक रूप है, या अभी 163 का रूप है, कि जिसमें इतना बजे से इतना बजे कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। दिस इज कॉल्ड कर्फ्यू। तो कर्फ्यू इज ए काइंड ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस, दैट इज 144 ऑफ सीआरपीसी। इसलिए इसमें आपको ऑर्डर पास करते समय एक और बता देते हैं, 8वां प्रिंसिपल, कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन है वर्सेस पब्लिक, ये दोनों के इंटरेस्ट अगर क्लैश कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट को, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऑर्डर पास करते समय पब्लिक के इंटरेस्ट को अधिमान देना है, न कि प्राइवेट को देना है। मतलब फर्ज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पीस ऑफ लैंड पर पब्लिक का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और उसमें प्राइवेट का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आप ऑर्डर पास करते समय पब्लिक के इंटरेस्ट को ज़्यादा अधिमान दीजिएगा। तो फर्ज कीजिए कि कोई एक नेताजी गांधी मैदान में भाषण देने के लिए या अपना कोई अनुष्ठान करने के लिए परमिशन लिए थे। उनका प्राइवेट इंटरेस्ट था, उनका प्राइवेट काम था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि साहब इनके इस प्राइवेट काम करने के कारण पब्लिक लॉ ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो महज इसलिए नहीं कि उनको तो मिल गया था परमिशन, अरे बड़े आदमी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, न किसी पार्टी के बड़े अध्यक्ष हैं, उसको ध्यान न दे करके किया जाना चाहिए कि साहब इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए ऑर्डर पब्लिक इंटरेस्ट पे लागू होना चाहिए। ये 8 सिद्धांत हैं, इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। इन 8 सिद्धांत की चर्चा मधुलिमये वर्सेस एसडीएम मुंगेर 1971 में जो सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था उसमें चर्चा की गई। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने एसडीएम मुंगेर द्वारा पारित आदेश को अपहेल्ड किया, यानी उसको सही माना और 144 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा, लेकिन फिर भी इन सिद्धांतों पर चर्चा हुई और उसी के बाद आपको पता है कि 1973 में वो सीआरपीसी का अमेंडमेंट हो गया और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हुआ कि यहाँ पर जो पावर ऑफ कॉग्निजेंस था, यानी केस में कोई किसी क्रिमिनल केस में एसडीएम को पावर था, माने डीएम को, एसडीएम मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर था कॉग्निजेंस का, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर छीना गया और एक पोस्ट क्रिएट हो गया सीजीएम, और ये पावर सीजीएम को चला गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था 1973 के सीआरपीसी में, यानी 1898 वाला सीआरपीसी खत्म। नई सरकार जब आई, भाजपा की एनडीए की सरकार, तो इनको लगा कि ये पुराना सीआरपीसी अंग्रेज़ों का ही बनाया गया सीआरपीसी का कॉपी है, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको ख़त्म कर दिया गया और एक नया कानून आया जिसको हम लोग बोलते हैं BNSS 24, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये है किताब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हर एक व्यक्ति को, यानी हर एक अधिकारी को जो इसमें डील करता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ही और सी मस्ट हैव दिस बुक विद देम, उनके पास रहना चाहिए किताब। अब हम आइए उस पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये दोनों धाराएं बिल्कुल सेम है। जैसे मैं आपको थोड़ा देर के लिए अगर बताना चाहूँ तो मैं देखिए दिखा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, पावर टू यूज ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, ये 163। आप देखिए ये वाला भी सेम है सीआरपीसी में, एकदम कोई अंतर नहीं, एकदम भरवेटम है। अब जैसे बीएनएसएस के सेक्शन 1 को देखिए,
In cases where the opinion of district magistrate, a subdivisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered लिखा हुआ है। अब यही सेम चीज आपको CRPC में भी मिलेगा इन केस, इसलिए मैं उसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया हूं। तो 144 में जो जो लिखा था सब सेम, एक भी शब्द बदला नहीं, वो सब BNSS की धारा 163 में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जैसे ही कोई DM, अब सामान्यतः DM तो करता नहीं है, तो SDM के यहाँ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के लिए कहाँ कहाँ से पिटीशन आ सकता है, फ्रॉम वेयर पिटीशन में कम। तो आपको हम बता दें, पहला आ सकता है सामान्यतः थाना से आता है। एक नॉन FIR करके पिटीशन आएगा SDM के कोर्ट में, कोटवा थाना प्रभारी, उसमें कुछ लिखा रहेगा जमीन का विवरण या विवाद का कारण क्या है, और लास्ट में लिखा रहेगा अनुरोध है कि इस संबंध में उभय पक्षों पर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की कृपा की जाए। एक सोर्स ये हो सकता है। दूसरा सोर्स हो सकता है कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, सामान्यतः CO, BDO या कोई और ऑफिसर, DCLR भी भेज सकता है कि ये विवाद है या ये कारण है, इसमें पब्लिक ऑर्डर, हमेशा याद रखिए पब्लिक ऑर्डर वो डिसरप्ट हो सकता है, इसलिए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की कृपा की जाए। तीसरा स्रोत पब्लिक का पिटीशन भी आ सकता है, वो स्वयं भी दे सकता है या वकील के थ्रू भी दे सकता है। तो कहता है पावर टू इशू ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंसेस और एप्रीहेंडेड डेंजर। इस धारा के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही बोलेंगे, मैंने कितनी बार बता दिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसकी नियुक्ति BNSS की धारा 14 के तहत होती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SDM, ADM और DM। तो मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही बोलूँगा। तो इस धारा के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऑर्डर इशू करने का अधिकार है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, एकदम अर्जेंट है। सुप्रीम कोर्ट वाला भी याद कीजिए जो मैंने कहा, कहता है कि अन्य सभी प्रिवेंटिव प्रावधान जहां फेल कर जाए, लगे कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, एकदम अर्जेंट, तब ये पावर है करने का। अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन 1 है। इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ DM, SDM or any executive magistrate specially empowered by the state government, बता दिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को वही धारा 14 के तहत पावर जिसको नियुक्त किया गया है। देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स एंड इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ स्पीडी रिमेडी डिजायरेबल, सच मजिस्ट्रेट में बाय रिटन ऑर्डर stating the material facts of the case direct any person to abstain, याद रखिए abstain from certain acts। abstain माने वहां से अलग रही है, माने किसी को बोल सकता है कि आप उस जमीन पर नहीं जा सकते, किसी को बोल सकता है कि आप प्रोसेशन नहीं कर सकते, किसी को बोल सकता है वहां पूजा आप नहीं कर सकते। abstain certain act or take certain order with respect to certain property in his possession or under his management। आपके पास कोई संपत्ति है या आप कोई संपत्ति मैनेज कर रहे हैं, उसके संबंध में भी कोई आदेश दे सकता है कि वहां जाना है, नहीं जाना, उसको बंद रखिए, खोलिए। जैसे इसी पावर के तहत DM का आदेश निकलता है जाड़ा में कि साहब स्कूलों को बंद किया जाता है इतना बजे से इतना बजे, तो वो ऑर्डर दिया इसी के तहत। If such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety or disturbances of the public tranquility or a riot or an affray, तो ऑर्डर दे सकता है कि साहब ये काम नहीं करिए या ये काम करिए, यहां जाइए या यहां नहीं जाइए, ये इस तरह का ऑर्डर पास करना होता है। इस सेक्शन 1 में ये लिखता है। वो ऑर्डर कैसे पास होता है उस पर हम अभी बात करेंगे। पहले इस एक्ट को समझ लीजिए, इस सेक्शन को समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर कैसे लिखा जाता है,
कई बार इतनी कठिनाई होती है, हमने देखा है इस नौकरी के दरमियान या अभी भी देखते हैं, अधिकांश अधिकारियों को ऑर्डर ही नहीं लिखने आता है। तो या तो वो अपने पेशकार पर डिपेंड करता है या किसी वकील को कहता है कि ऑर्डर लिख के ले आइए। दिस इज वेरी डेंजरस। कुछ नहीं है, आप इसको थोड़े से समझ जाइएगा अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यू कैन राइट वंडरफुल ऑर्डर्स। सेक्शन 2, an order under this section may, in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed, may be passed ex parte। यह एकमात्र सेक्शन है। आपको बताते चलें कि यह धारा 163 या सीआरपीसी का धारा 144 एकमात्र सेक्शन है जिसके लिए कानून में अलग से एक सेक्शन ही डेडिकेट कर दिया गया है। देखिए, पुराने वाले सीआरपीसी में चैप्टर 10 में था, और यहां आप देखिएगा बीएनएसएस में सेक्शन सी, माने चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर 11 का सी, इसमें सिर्फ और सिर्फ 163 है। यार सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण यह कानून है, कितना महत्वपूर्ण है। यानी चैप्टर 11 सी में एक ही सेक्शन है, दैट इज 163। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट। इसीलिए कह रहा है कि यह एकमात्र सेक्शन है जहां नोटिस अगर सर्व करना संभव नहीं हो या ऐसा सरकमस्टांस हो गया कि नोटिस सर्व किया जाना संभव नहीं हो सकेगा, तो एक्स पार्टी भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा पावर दिया है। संविधान में, कानून में, या सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टेराम पार्टेम। ऑडी अल्टेराम पार्टेम ये क्या है? तो ऑडी अल्टेराम पार्टेम का मतलब होता है ऑडी अल्टेराम पार्टेम। एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति की बात बगैर सुने हुए आप कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। नेमो जुडेक्स कॉसा सुआ, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जज नहीं हो सकता। दीज आर द प्रिंसिपल्स। बहरहाल, तो आप सोचिए कि इस ऑडी अल्टेराम पार्टेम के सिद्धांत को भी यहां खत्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यह हमेशा इमरजेंसी प्रोविजन में ही लागू होता है। आई थिंक आई एम क्लियर। अब आइए सेक्शन 3 की बात करते हैं। An order under this section may be directed to a particular individual or to persons residing in a particular place or area or to the public generally where frequenting or when frequenting or visiting a particular place or area। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपका ऑर्डर एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल को भी आप ऑर्डर दे सकते हैं कि साहब आप वहां नहीं जाइए, या वहां आप जाइए, आप घर के अंदर रहिए। नहीं देखते हैं कोई नेता पहुंच किसी एरिया में विजिट करना चाह रहा, उसके चलते वहां पर दंगा फसाद हो सकता है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है कि आपको बाहर नहीं जाना है। पुलिस डिप्लॉय कर दिया है तो आप नहीं बाहर जाइएगा। तो क्या ऑर्डर नहीं मानिएगा तब क्या होगा, वो अभी हम बताते हैं। पहले आईपीसी का 188 था, 223 इसमें है, हम बता देते हैं। अगर यह आदेश का वायलेशन होता है तो क्या होगा, तब 223 223 में भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी का जो करस्पॉन्डिंग नया वाला कानून है, उसकी धारा 223 में उस पर मुकदमा हो सकता है। बहरहाल हम आगे बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल पर भी ऑर्डर हो सकता है, या कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए फुलवारी शरीफ में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो एसडीएम या डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एज द केस में भी मैंने बताया, नहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि फुलवारी शरीफ थाने के लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर रात 6 बजे तक वहां कर्फ्यू लगाया जाता है, कोई भी सड़क पर नहीं निकलेगा। उसमें एक्सेप्शंस दे दिया जाता है, जैसे एम्बुलेंस, डॉक्टर, मरीज वगैरह वगैरह। या फिर
किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई, जैसे फुलवारी शरीफ में मान लीजिए कि विश्व हिंदू परिषद का या आरएसएस का कोई नेता का प्रोग्राम है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, उनके जाने से वहां पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो आदेश दे दिया जाएगा कि उस एरिया में आप नहीं इन कर सकते। यह है सेक्शन 3। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम मेकिंग देयर ऑफ। आपने ऑर्डर पास कर दिया, कितना दिन तक प्रभावी रहेगा? जिस दिन आप ऑर्डर इशू कीजिएगा उससे 2 महीने तक ही इसका लाइफ होता है। जिस दिन प्रोसीडिंग शुरू हुई उस दिन नहीं, जिस दिन आप ऑर्डर पास किए हैं उसी दिन तक। यहां एक और चीज बताते चलें, मान लीजिए कि धारा 163 के तहत प्रोसीडिंग आपके कोर्ट में आया, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आया, 2 महीने के अंदर, माने डेट जिस दिन आया 2 महीना जिस दिन पूरा हुआ, अगर आपने कोई ऑर्डर नहीं पास किया तो काल बाधित हो जाएगा, यानी वो लैप्स कर जाएगा, वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। यानी आप जो भी ऑर्डर पास करेंगे वो 2 महीने के अंदर पास करना होगा। जिस दिन ऑर्डर पास कीजिएगा उसका 2 महीने होते होते उसका 2 महीना जिस दिन पूरेगा उस दिन वो ऑर्डर इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, यानी उस काल बाधित हो जाएगा। शैल रिमेन इन फोर्स मोर देन 2 months मेकिंग देयर ऑफ, 2 महीना से ज्यादा ऑर्डर नहीं रहेगा। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स इट नेसेसरी so to do for preventing danger to human life, health, safety or preventing or right against affrain, it may by notification direct that an order made by the magistrate under this section shall remain in force for such period not exceeding 6 months। इसको याद रखिए। मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया, फर्ज कीजिए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया 3/2/26 को, तो 3/4/2026 को ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, 2 ही महीना इसका ये है। लेकिन इसी बीच अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता हो कि नहीं साहब अभी ये ऑर्डर पर, जैसे मान लीजिए कि फुलवारी शरीफ में डीएम पटना ने, एसडीएम पटना ने, जिसने भी ऑर्डर लागू कर दिया कर्फ्यू और कहा कि 3 तारीख को लागू किया, तो 2 महीने यानी 3-4 को खत्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं इसको और रहना चाहिए, तो गवर्नमेंट मतलब यहां होम डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट इसको 6 महीने तक और बढ़ा सकता है। तो जिस दिन ये ऑर्डर पास करेगा उसके 6 महीने तक लागू रहेगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है। सेक्शन 5, एनी मजिस्ट्रेट में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव्ड रिसाइन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है? रिसाइंड और अल्टर एनी ऑर्डर मेड देयर। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये अगेन देखिए कि ये ड्यूटी है, इस धारा 163 की यह ड्यूटी है, जो कि मैंने बताया कि इसमें बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में ये पावर दिया गया है। इसलिए मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने फुलवारी शरीफ के लिए ऑर्डर पास किया था और 2 महीने तक कहा था कि इतना दिन तक ये प्रभावी रहेगा, 10 दिन के लिए कहा था, लेकिन फिर उसको लगा कि 2 ही दिन में नॉर्मलसी आ गई। तो इसी ऐसे ही अब याद रखिएगा, और किसी प्रावधान में उसी अथॉरिटी को अपने ऑर्डर को बदलने, चेंज करने, सुधार करने का कोई पावर नहीं, अपील होता है या रिवीजन होता है। यहां क्या है? कहता है कि वह मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर पास किया है तो स्वयं से, अपने से उसको लगा कि ठीक है, या फिर मान लीजिए थाना ने कहा या कहीं से और एप्लीकेशन है और उसको लगता है कि नहीं, तो इसको रिसाइंड कर सकता है, थोड़ा सुधार कर सकता है या बदल सकता है। बात समझ रहे हैं? बाय हिमसेल्फ और बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम और बाय हिज प्रेडिसेसर इन द ऑफिस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए कि डीएम पटना ने एक ऑर्डर पास किया कि साहब फुलवारी शरीफ में कर्फ्यू लगा रहेगा 2 महीना तक। उनको लगा कि 1 सप्ताह में ठीक हो गया, तो
या तो ये स्वयं या एसडीएम को कहेगा कि तुम ऑर्डर पास कर दो, कह दो कि अब ये 2 महीना अब कल से खत्म हो जाएगा, या यह किसी को भी कर सकता है, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कह सकता है इसको चेंज कर दो। मान लीजिए कि तब तक डीएम का बदली हो गया, कोई दूसरा डीएम आ गया, तब ये एसडीएम ने किया था दूसरा, उसको भी अधिकार है कि उसको रिसाइन कर देगा। यह बहुत ही रेयर पावर है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए 144 में अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो आप स्वयं, आपको लगता हो कि नहीं, ये ऑर्डर में कुछ ये खामी रह गई या कुछ ऐसी परिस्थिति बदल गई, तो उसको आप बदल सकते हैं। सेक्शन 6 फिर वही चीज है, सेम। वहां तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया था तो वो अल्टर या रिसाइन कर सकता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो 6 महीना बढ़ा दिया था तब तो कह रहा है कि जो 6 महीना बढ़ाया था तो ये भी चाहे तो ये भी चाहे तो इसको भी लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को लगता हो कि नहीं साहब ये चेंज किया जाना चाहिए, तो या तो ये स्वयं या किसी पिटीशन पर अपने ऑर्डर को बदल सकता है। लेकिन यहां याद रखिएगा, ये स्वयं बदलेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो अपना ऑर्डर बदल सकता है। Where an application under subsection 5 or subsection 6 is received, the magistrate or the state government, as the case may be, मैंने कहा कि जहां ऑर्डर पास किया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसाइंड अल्टर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट किया तो स्टेट गवर्नमेंट रिसाइंड अल्टर करेगा। shall afford to the applicant an early opportunity to appearing before it either in person or by pleader showing the so called, अगर किसी एप्लीकेशन के कारण वो रिसाइंड या अल्टर करना चाहता है तो वो उस एप्लीकेंट को इन पर्सन या वकील के थ्रू सुन लेगा। ठीक है, ये आपको सारा ये पूरा सेक्शन मैंने, तो अभी हम लोगों ने ये पूरा सेक्शन आपको बताया। इसमें 3-4 चीज आपको चीज करना चाहिए, ऑर्डर कैसे लिखना चाहिए या क्या चीज कैसे करना चाहिए, इसको हम बता देते हैं। पहली चीज, जब इस तरह का कोई एप्लीकेशन आता है आपको नोटिस देकर उभय पक्ष को अच्छे से सुन लेना चाहिए, या कई बार थाना प्रभारी ने पिटीशन दिया तो आपके पास भी एजेंसी है, बीडीओ है, सीओ है और कोई अफसर है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कई बार पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए लोग भेज देता है थाना प्रभारी लोग, तो नोटिस इशू करके पहले कोई भी फाइनल ऑर्डर जो पास करिएगा तो वो आप समझ लीजिए, मैं ये आपको व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूं। ऐसे जैसे ही कोई पिटीशन दिया और आप नोटिस इशू करके सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर आपने पास कर दिया, लेकिन ये परपोर्ट हो जाता है जैसे ही नोटिस इशू होगा थाना प्रभारी नोट, ये व्यवहारिक चीज़ है, कहीं कोर्ट में लिखा हुआ नहीं है कानून, इसलिए मैंने आपको ये बताया। कुछ और चीज़ आपको ध्यान देने योग्य बात है, आप सबको पता है इसका बाकायदा रिकॉर्ड खुलेगा। फर्स्ट टाइम जब कोई अपीयर होगा या तो उसका वकील होगा तो आपको उसको डेट दे देना पड़ेगा, और डेट देकर रिकॉर्ड में मेंशन करना पड़ेगा अभिलेख में कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कि आपको सीओ से या मान लीजिए डीसीएलआर हैं उनसे, अगर डीसीएलआर आपसे जूनियर हो तो, या फिर बीडीओ से या थाना से ही, पुलिस स्टेशन से ही स्पेसिफिक रिपोर्ट्स मांगना चाहिए। याद रखिएगा, थाना प्रभारी ने पिटीशन दे दिया कि वहां उभय पक्षों के बीच में तनाव है इसलिए वो जमीन पर 144 लगा दिया जाए, तुरंत ऑर्डर नहीं पास करना है। उभय पक्ष को बुलाए नोटिस देकर, वो आया, उसके बाद उसको प्रथम दृष्टया सुन लेना फर्स्ट टाइम, वो रिटेन स्टेटमेंट भी दे सकता है, कुछ कागजात भी दे सकता है। इसी बीच आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट्स लेने चाहिए और इंश्योर कीजिए कि जिस दिन ऑर्डर किए हैं वो आपके कोर्ट या पेशकार का काम है, वो चिट्ठी इशू हो जाए और आप भेज दीजिए रिपोर्ट के लिए। स्पेसिफिक रिपोर्ट मांगे, स्पेसिफिक, वेग नहीं। डेट दे दीजिए, अगले डेट, इसमें शॉर्ट डेट ही देना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो 3 दिन 4 दिन का, चूँकि हमेशा याद रखिए कि 163 ग्रेव इमरजेंसी में थ्योरेटिकली माना गया है कि किया जाना है, इसलिए जब मैटर ऑफ रूटीन ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ याद रखिए कि इसमें गवाही नहीं होती है। कई बार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोग, एसडीओ, डीएम लोग भी गलती करते हैं,
सुनना उसको, उसमें अभी बताए थे ना कि किसी ने एप्लीकेशन दिया तो उसको सुनना, हियरिंग उसका करना इज डिफरेंट। गवाही नहीं होगी, यानी एविडेंस अंडर एविडेंस एक्ट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया बना 2024, उसके तहत गवाही 163 में नहीं होती है। ये भूल कभी नहीं कीजिएगा। एक और चीज ध्यान देना है, एक सिचुएशन आपको बताते हैं, अब खूब होता है ये। कोई एक प्लॉट है, एक पीस ऑफ लैंड है, ए और बी, इन दोनों में इस जमीन को लेकर के तनाव पैदा किया। थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन ने एसडीएम के यहाँ रिपोर्ट भेज दिया कि साहब इस जमीन पर दोनों पक्ष के बीच में तनाव है, 163 लगा दीजिए। जमीन गैरमजरूआ खास था या मालिक आम था, कुछ भी था, बात समझ रहे हैं? खतियान में गैरमजरूआ आम लिखा हुआ है। ये दोनों आदमी नकलची मुवक्किल है, बिना मतलब के इसमें विवाद पैदा किया है। अब अगर आपको ये चीज़ नेटिग्रिटी नहीं पता रहेगा तो 2 महीने के अंदर आपको ऑर्डर तो पास करना है, या मान लिया आपने ऑर्डर पास कर दिया, ये दोनों क्या करेगा, मिला हुआ है, एक पार्टी इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, नहीं आएगा, उसका वकील भी नहीं आएगा। तो इसका वकील क्या कहेगा, कहेगा कि साहब एक्स पार्टी आप ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने का प्रोविजन है, गवाही लेनी नहीं है। आपने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया और कह दिया कि इसके पक्ष में, कैसे ऑर्डर लिखता बता देते हैं, 163 धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके पक्ष में आदेश को निरंकुश किया जाता है, एब्सोल्यूट किया जाता है, और इनको आने से रोका जाता है। आप ऑर्डर कर दिए, जमीन किसका था, गैरमजरूआ सरकार का, आप ऑर्डर कर दिए, यद्यपि इसका फोर्स 2 ही महीने रहता है, लेकिन उस ऑर्डर को लेकर के वो एक कागज बना लेगा और उसको लेकर के जहां तहां मुकदमेबाजी करेगा। और आपने गलती क्या की कि सरकारी जमीन पर आपने एक पक्ष को आने से रोक दिया और एक पक्ष के पक्ष में ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया। याद रखिए, कहने को आपका भी कोर्ट है और इसमें लिखा हुआ है, बीएनएसएस के धारा 6 और सीआरपीसी की भी धारा 6 में ही ये कोर्ट के डेफिनेशन में आप हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, अगर आप धारा 6 पढ़ेंगे, धारा 6, बिसाइड्स हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता देयर शैल बी इन एवरी स्टेट फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। पहला कोर्ट ऑफ सेशंस, सेशंस कोर्ट का मतलब अभी डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह, सेशन नाम क्यों पड़ा है, कभी मौका मिलेगा तो आपको बता देंगे कि सेशन में चलता था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसलिए बीएनएसएस की धारा 6 में बेशक आप क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, लेकिन याद रखिए कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको ये इम्यूनिटी नहीं मिली है। लेकिन ऐसे मामले में अगर कहीं परिवाद आपके खिलाफ दायर हो गया तो आप पर विभागीय कार्रवाई वगैरह भी चल जाती है। हालांकि ये नियमतः उचित नहीं है, लेकिन मैंने व्यवहारिक बात बताया है, और ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं कि इस तरह के चक्कर में एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्ग पर कार्रवाई हो गई। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में एक मामला आया है जिसमें किसी सरकारी ज़मीन का म्यूटेशन कर दिया सीओ ने। अब किस आधार पर किया मुझको नहीं मालूम है, सिविल कोर्ट ने फैसला दे दिया था, उस फैसले के आधार पर सीओ ने म्यूटेशन कर दिया। तो सिविल कोर्ट के जज पर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, उनको तो इम्यूनिटी है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में, आप अपील में जाइए। लेकिन सीओ पर तो कार्रवाई हो गई। मैं उसके मेंसरिया पर नहीं जा रहा हूँ, क्यों वो किया नहीं किया वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर सिविल कोर्ट के ऑर्डर पर उसने म्यूटेशन किया था तो ठीक है, बकाया उसका अपील होना चाहिए था। लेकिन सीओ पर कार्रवाई हो गई, वहीं उस जज पर तो कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए तो बना हुआ है प्रोटेक्शन। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे मामले आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे मामलों में सीओ से या डीसीएलआर से रिपोर्ट जरूर ले लेना चाहिए। डीसीएलआर से तभी रिपोर्ट लीजिएगा जब डीसीएलआर आपसे जूनियर हो। आजकल तो स्थिति यहाँ इतनी ख़राब हो गई है कि एसडीओ से सीनियर डीसीएलआर ही है, ये तो दुर्भाग्य है इस स्टेट का। खैर उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको समझना है। पांचवी चीज, 144
यानी सीआरपीसी का 144 145 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर ये लैंड डिस्प्यूट एज सच आपको नजर आया कि साहब ये तो लैंड डिस्प्यूट करके कुछ मामला है, ये 163 का मामला नहीं है, तो आप 164 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट दिस प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 164 ऑफ BNSS। तो फिर उसकी अलग से 164 पर भी हम कभी बना देंगे कि 164 कैसे होता है, वो बाकायदा सिविल कोर्ट की तरह चलता है, उसमें गवाही तवाही सब होती है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस पर ऑर्डर कैसे लिखा जाना चाहिए। आपको मालूम है रिकॉर्ड कैसे रहता है, ये रिकॉर्ड है, ऐसे चौथाई रहता है, ये बिहार रिकॉर्ड मैनुअल में भी दिया हुआ है और आपका रिकॉर्ड खुलता, अब तो कंप्यूटराइज सब हो गया है। यहाँ केस नंबर रहेगा, यहाँ डेट रहेगा, यहाँ रहेगा कृत कार्रवाई। मान लीजिए कि 6 जनवरी 2026 को थाना प्रभारी कोई हो सकता है, थाना प्रभारी फारबिसगंज ने एक एप्लीकेशन SDM फारबिसगंज को भेजा, तो यहाँ बाकायदा मेंशन्ड होगा थाना प्रभारी फलना फलना ने ऐसे एप्लीकेशन भेजा जिसमें ज़मीन का विवरण इसी से पर निषेधाज्ञा लागू करने का किया गया है। आप यहाँ लिखिएगा उभय पक्ष को नोटिस करें, CO से रिपोर्ट प्राप्त करें। यहाँ साइन कर दिए, डेट दे दिए कि मान लीजिए कि 10/1 को पुटअप करें, 10/1 को फिर आपके पास आ जाएगा। यहाँ CO से रिपोर्ट मांगेगा, नोटिस इशू कर देगा। अगले तारीख को नोटिस इशू किए थे, दोनों पक्ष का एडवोकेट आ गया, CO का रिपोर्ट भी आ गया। अब दोनों का बहस सुन लीजिएगा। CO के रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि लैंड डिस्प्यूट है, सरकारी ज़मीन है नहीं। CO के रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मांगना चाहिए कि खतियान में इस ज़मीन का क्या नेचर है, ज़मीन पर दखल कब्जा किसका है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप यहाँ अगर ये करते करते मान लीजिए कि 6/1 को था, 6/3 हो गया, तो ये लिख दीजिएगा कि काल बाधित है, कार्यवाही समाप्त की जाती है। अगर आपको लगा कि नहीं साहब ये तो लैंड डिस्प्यूट का मामला है, तो यहाँ 6 के पहले 2 महीने के पहले ही लिखना होगा कि इसमें बोनाफाइड लैंड डिस्प्यूट्स का मामला प्रतीत होता है। वो तालाब भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अतः इसे धारा 164 BNSS के तहत परिवर्तित किया जाता है। तो यही रिकॉर्ड आगे बढ़ जाएगा, लिखा जाएगा धारा 164 में परिवर्तित। तो धारा 164 कैसे होता है उस पर अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जब आपने सुनवाई कर ली और आपको मान लीजिए ऑर्डर लिखना है, यू हैव टू पास ऑर्डर, प्रेफरेबली ऑर्डर एक अलग पेज में लिखना चाहिए और वहाँ बाकायदा लिखिए आदेश, केस नंबर सच एंड सच, पक्ष प्रथम पक्ष फलाना, द्वितीय पक्ष फलाना, और बाकायदा ऑर्डर लिखिए। इसमें ऑर्डर का जिस्ट लिखना चाहिए। ऑर्डर 3 पार्ट में होता है। पहला माने इसमें वो लिखना नहीं है पहला दूसरा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन यानी ये केस शुरू कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ केस, थाना प्रभारी के पिटीशन पर ऐसे ऐसे हुआ, इस पर अंचल अधिकारी से रिपोर्ट मांगा गया, वगैरह वगैरह। सेकंड में डिटेल्स लिखना है, विवाद का कारण क्या था और आप रिपोर्ट वगैरह क्या आया उसमें पूरा डिटेल लिख देना है। और अंतिम पार्ट में आपको अपना निष्कर्ष देना है। उभय पक्षों, सामान्यतः लिखा जाता है उभय पक्षों के बयानों, लिखित और मौखिक बयानों, अंचल अधिकारी का रिपोर्ट, थाना प्रभारी का रिपोर्ट, फलाना फलाना जो भी है, इस सब के विश्लेषण से, उपलब्ध कराए गए कागजातों के अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इस जमीन या इस पर्टिकुलर मैटर में प्रथम पक्ष लोक प्रशांति, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अतः धारा 163 BNSS में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
प्रथम पक्ष के विरुद्ध और द्वितीय पक्ष के पक्ष में आदेश को निरंकुश किया जाता है, एब्सोल्यूट किया जाता है, प्रथम पक्ष के विरुद्ध खारिज किया जाता है। ये सब शब्द लिखे जाते हैं। आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष उस पर्टिकुलर लैंड पर नहीं जाएंगे। उसके बाद आदेश कीजिएगा, आदेश की प्रति थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी फलना फलना उभय पक्षों को भेजें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है, अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है, अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। दैट्स इट। इस तरह के ऑर्डर लिखे जाते हैं। अगर संभव हुआ तो कुछ ऑर्डर हम आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल में इजाज़त दीजिए। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। मैंने यह प्रयास किया है कि अलग अलग कानून के बारे में जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं उस पर हम आपसे बात करें। अगले वीडियो में 164 पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 107 CRPC जो अभी 126 है उसके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि बस उसको नोटिस कर दिए, 6 महीना वो आएगा, 6 महीना में उसका काल बाधित हो जाता है, बात खत्म। धारा 126 एक ऐसा BNSS में धारा है जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहुत पावर है, और इसका अगर ठीक से प्रयोग किया जाए, इस पर ठीक से आदेश लिखे जाएं, इसकी कार्यवाही ठीक से की जाए, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है कि जहां आप लोक प्रशांति जो भंग हो रही है उसको रोकने का और इस तरह के लोगों पर अंकुश डालने का आप बहुत शानदार तरीके से इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी अन्य विषय पर भी हम अगले कुछ वीडियो में लैंड से रिलेटेड BLDR एक्ट वगैरह पर, म्यूटेशन लॉ वगैरह पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जैसा आपका सुझाव होगा, जैसा आपका फीडबैक होगा, उस हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।